नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। महाशिवरात्रि के अवसर पर धूमधाम से निकाली गई भगवान शिव की बारात। ढोल ताशों के बीच रथ में निकले भोलेनाथ। पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री सुंदरलाल तिवारी की मनाई गई द्वितीय पुण्यतिथि। खबरें अब विस्तार से। महाशिवरात्रि में बम बम भोले की गूंज के साथ निकाली गई भगवान शिव की बारात। ढोल ताशों के साथ रथ में निकले भोलेनाथ। शहर में शिव बारात का अद्भुत दृश्य देखकर आज बैंड बाजा, ऊंट घोड़ों के साथ भोलेनाथ की बारात निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। महाशिवरात्रि पर्व पर आज सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उमड़ा सैलाब, लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। महाशिवरात्रि के अवसर पर जहां एक ओर भगवान के दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ा, वहीं दूसरी ओर शिव भक्तों द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर में भगवान शिव की बारात निकाली गई, जिसमें भारी तादाद में महिलाओं, पुरुषों, युवक युवतियों एवं छोटे बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैंड बाजा, ऊंट और घोड़ों के साथ शहर में बारात निकाली गई। इस बारात में काफी शिव भक्त मौजूद रहे और भगवान शिव की बड़े ही धूमधाम से बारात निकाली गई। शिव भक्तों ने इस बारात में उत्साह दिखाने के लिए बारात में नंदी को भी दिखाया। भूत प्रेत की शक्ल में बहुत सारे बाराती भी नजर आए। हम आपको बता दें कि शिव बारात का जगह जगह स्वागत और भंडारे का आयोजन किया गया था। शिव बारात आयोजन समिति द्वारा वेंकट चौराहे से साईं मंदिर, सिल्वी प्लाजा, स्टेच्यू चौराहा होते हुए पचमठा मंदिर में बारात का समापन हुआ। इसके उपरांत शिव विवाह का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर मुस्लिम समाज द्वारा भी शिव बारात का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि आज हिंदू मुस्लिम एकता की झलक देखने को भी मिली। मुस्लिम समाज द्वारा शिव बारात का स्वागत मालाओं से किया गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। भक्तों के लिए पानी, शरबत और फलों की व्यवस्था मुस्लिम समाज द्वारा की गई थी। शिव बारात आयोजन समिति द्वारा मुस्लिम समाज का शाल पहनाकर सम्मान किया गया। इस बार महाशिवरात्रि पर्व पर हिंदू मुस्लिम एकता की झलक देखने को मिली, जो कि एक अच्छी पहल है। मुस्लिम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे विश्व बंधुत्व पे यकीन रखता है और प्रेम और भाईचारा, आस्था अपनी अपनी है। प्रेम और भाईचारा मजबूत करने के लिए जो जो कदम हो सकेगा हम सब उठाएंगे, पूरे संगठन के लोग। जी हाँ, स्वागत भी करेंगे, शरबत भी पिलाएंगे, फ्रूट सलाद भी बांटेंगे, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे है समाज की तरफ से।
शिव बारात आयोजन एवं जन कल्याण समिति के द्वारा यह निरंतर 11 वर्षों से बारात निकाली जा रही है। ये अपना 12वां वर्ष है। पूरे संपूर्ण में शहर में एक अलग ही माहौल है। सब लोग शिव भक्त हैं। पूरे मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी बारात है भोलेनाथ की। और निरंतर पहले ये मोहल्ले की थी, फिर शहर की थी, अब जिले की, अब पूरे प्रदेश की बन चुकी है। इसलिए हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर्व पर आज सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उमड़ा सैलाब, लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली, जहां कोरोना गाइडलाइन के तहत भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और लोगों ने मेले का भी आनंद उठाया। बजावत रही महाशिवरात्रि है, किस तरह की व्यवस्था की गई है मंदिर में? आज महाशिवरात्रि की व्यवस्था जो है तो यहाँ सुबह कहना चाहिए कि 4 बजे से 4 बजे खुला भगवान की पूजा हुई। पहले आराध्य देव है हमारे यहाँ महाराज साहब की, उनकी पूजा होती है सुबह प्रारंभ में। और इसके बाद तत्पश्चात फिर भक्तों की मैंने जो आते हैं भक्त स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं। तो आज 4 बजे से यहाँ मंदिर में पूजा पाठ अभिषेक और श्रद्धालुओं की। कितने श्रद्धालु अभी तक आ चुके होंगे? अब ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु आए हैं। और यहाँ का जो मैंने अभी कोविड-19 को देखते हुए अपने यहाँ ये चल रहा है कि 7 से 9 2 घंटे का ही ये खुलता है। 2 घंटे बाद फिर इसके बाद बाहर से दर्शन भर होते हैं। फिर जल नहीं चढ़ता, खाली भक्त आएँ और दर्शन करें और चले जाएं। आज महाशिवरात्रि है, जो यहाँ भोलेनाथ भगवान महामृत्युंजय के यहाँ आते हैं, जल चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष त्रिपाठी। 300 वर्ष पुराने अड़गड़नाथ मंदिर की परंपरा कायम। तेंदुपत्ते से निकले शिवजी के दरबार में लगता है शिवरात्रि का मेला। रीवा के सुहागी पहाड़ में स्थित 300 वर्ष पुराने मंदिर में हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन भव्य मेला लगता है, जिसे देखने दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। हम आपको बता दें कि 300 वर्ष पहले तेंदू के पत्ते से भगवान भोलेनाथ की उत्पत्ति हुई थी, जिसके बाद गढ़वा रियासत के राजा रणधीर सिंह ने यहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को पर्व के तौर पर मनाया जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया था, जिसको लेकर भक्तों में उल्लास रहता है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज हम आपको एक ऐसे ही विराट रूप दर्शन कराने जा रहे हैं, जो रीवा के सुहागी पहाड़ में स्थित अड़गड़नाथ के नाम से पहचाने जाने वाले इस मंदिर का 300 वर्ष पुराना इतिहास है। गढ़वा रियासत के राजा रणधीर सिंह ने इस विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। तब से अब तक यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। महाशिवरात्रि का पर्व हो या सावन सोमवार, हर समय इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। उत्तर प्रदेश प्रयागराज की सीमा में लगे होने के कारण इस मंदिर की महत्वता और बढ़ जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग में होने के चलते मार्ग से गुजरने वाले लोग भी इस मंदिर में स्थापित भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करने अवश्य जाते हैं। इतिहासकारों की माने तो इस स्थान पर तेंदू के पत्ते से भगवान भोलेनाथ की उत्पत्ति हुई थी, जिसके बाद कुष्ठ रोग से पीड़ित गढ़वा रियासत के तत्कालीन राजा रणधीर सिंह को स्वप्न आया कि आप यहाँ मंदिर का निर्माण कराएं, जिससे आपके कष्टों का निवारण हो सके। तब राजा रणधीर सिंह ने अविलंब यहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया और शीघ्र ही उनके कष्ट दूर हो गए। मान्यता यह भी है कि राजा रणधीर सिंह भैंसों को खूब मानते थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी रियासत में सैकड़ों भैंसें रखी थी और अचानक एक दिन सारी भैंसें गायब हो गईं। इसके बाद राजा ने जब मंदिर का निर्माण कराया तो कुष्ठ रोग निवारण सहित उनकी सारी भैंसें भी वापस आ गई थी और तब से ही भोलेनाथ की इस विशाल मंदिर का अलग ही चलन हुआ है। मंदिर ये हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है और भगवान स्वयंभूनाथ जी का प्रादुर्भाव आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व हुआ
और यहाँ पर गढ़वा गांव बगल में है कटरा के पास, वहीं के श्री रणधीर सिंह सेंगर जी द्वारा यहाँ पर मंदिर का निर्माण आज से 300 वर्ष पूर्व कराया गया। और जो भी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के चारों तरफ के लोग हैं वो सब यहाँ पर प्रतिवर्ष और हर तेरस को आकर के भगवान शंकर जी से अपना दर्शन करते हैं, अपनी जो इच्छाएं उनकी वो मांगते हैं भगवान शंकर से, उनकी इच्छाओं की पूर्ति भगवान शंकर जी करते हैं। और जो भी यहाँ क्षेत्र में जनप्रतिनिधि भी हैं वो भी यहीं से आकर के आशीर्वाद प्राप्त करके ही अपना जनप्रतिनिधित्व स्वीकार करते हैं, चाहे वो विधायक, सांसद या जनपद अध्यक्ष कोई भी बड़े प्रतिनिधि रहे हों, भगवान शंकर से अपना आशीर्वाद प्राप्त करके ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जितने भी लोग निकलते हैं, चाहे ये नेशनल हाईवे 27 किनारे बसा हुआ है, अब इस समय 30 हो गया, तो जो भी वाहन भी चलते हैं वो सभी यहाँ पर अपना भगवान शंकर जी का माथा टेक करके ही आगे बढ़ते हैं, चाहे वो आने वाले हों चाहे जाने वाले हों। सबकी आवश्यकताएं और सबकी मान्यताएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। जो सुहागी पहाड़ में मंदिर है, करीब 300 वर्ष पूर्व पूर्वजों बताया जाता है कि 300 से ऊपर वर्षों के पूर्व यहाँ के कोई राजा थे गढ़वा के, कुंवर रणधीर सिंह जी, उनके द्वारा ये बनाया गया था। भगवान शंकर जी की यहाँ पे उद्गम हुआ, ये उद्गम स्थल है, वहाँ कोई लाके मूर्ति स्थापित नहीं की गई है। और प्राचीन मान्यताएं हैं यहाँ पे। अब 2-3 दिन छोड़ के मतलब ये सोमवार को भी भीड़ एकत्रित होती है, तेरस है, प्रदोष है, और पूसी तेरस के दिन यहाँ पे मेला ही लगता है, शिवरात्रि के दिन यहाँ पे मेला लगता है, बसंत पंचमी के दिन काफ़ी मात्रा में भीड़ एकत्रित होती रहती है। और जो लोग मान्यताएं मानते हैं, कुछ भी माना कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण होगी तो मैं ये करूँगा, तो निरंतर लोगों के द्वारा मान्यताएं पूर्ण होने पर भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन चलता रहता है। तो इससे तो ये माना जाएगा कि लोगों की जो मान्यताएं मांगी जाती हैं तो वो पूर्ण हो रही हैं, तभी लोग ऐसा कर रहे हैं। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और निश्चित रूप से स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी लोग जो जिले से लगे हुए कई जिलों, अन्य जिलों या प्रयागराज से भी लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो लोगों की मान्यताएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है। जी हरदम मतलब हफ्ते में आप 1-2-3 भंडारे आप देखने को मिलेंगे। और खासकर तेरस महीने में 2 बार जो तेरस पड़ती है, उसमें सोमवार के दिन जो विशेष दिन होते हैं उसमें आप यहाँ पे आस्था का जमावड़ा देखेंगे, और भंडारे और प्रसाद वितरण, कीर्तन भजन की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। मान्यताएं जैसे से लोगों की पूर्ण होती है वैसे लोग यहाँ पे अपने आयोजन करते रहते हैं। ये अलगढ़ नाम उद्यान 1740 से लगा है। भक्तों का मंदिर का निर्माण ठाकुर धनराज सिंह ने बनवाए थे, गढ़वा के थे, उन्हीं के बनवाया हुआ मंदिर है, जो कि उनके पूरे शरीर में कोढ़ है। और आप उनकी 4 भैंसें थी, वो ही हेरा गई थी। तो उनको सपना हुआ कि यदि हमारी मंदिर जो है बनवाओगे तो मैं स्वयं आपका एक कष्ट है उसको ही निवारण करूंगा और भैंस भी मिल जाएगी। तो चौथे दिन भैंस मिल गई है उनकी, अब मंदिर का निर्माण होने लगा है। उनकी मान्यता जो होती है वो पूरा निवारण होता है। मंदिर में पूजा अथवा मानव संकीर्तन है, कोई भी चीज है करने से होता है। रीवा में जन्मे सफेद बाघ मोहन के वंशज आज पूरी दुनिया में चर्चित हैं। बावजूद इसके मोहन की समाधि के लिए एक चबूतरा भी नसीब नहीं हुआ। टीन की चादर तक सिमट कर रह गया है समाधि का अस्तित्व। हम आपको बता दें कि सफेद बाघ मोहन का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। दुनिया में पाए जाने वाले बाघ से अलग सफेद बाघ 9 फीट लंबा, सफेद रंग, गुलाबी नाक, लंबा जबड़ा, नुकीले दांत। जी हाँ, यही है सफेद बाघों के जनक मोहन की कहानी। ये कहानी शुरू होती है वर्ष 1951 में सीदरी के बरगड़ी जंगल से महाराजा मार्तन सिंह ने शिकार के दौरान 6 माह के शावक को पकड़ा और इसका नाम रखा मोहन। इस बाघ को पकड़कर गोविंदगढ़ लाया गया और इसे यहाँ रखने के लिए बाघ महल भी बनाया गया। नन्हे मोहन को महल में रखने के पुख्ता इंतजाम थे। गोविंदगढ़ बाघ महल में नन्हा मोहन अकेलापन होने के चलते उदास रहता था। काफी सोच विचार के बाद महाराज ने बाघिन भी महल में रखने का निर्णय लिया और बाघिन बेगम को महल में छोड़ दिया। इसके बाद मोहन ने जंगल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। मोहन की चर्चा देश विदेशों में पूरी फैल गई और एक एक करके सफेद बाघ पूरी दुनिया में पहुंच गए। प्रतिदिन 10 किलो बकरे का गोश्त
दूध अंडे मोहन का प्रिय आहार था। हम आपको बता दें कि आश्चर्य की बात यह थी कि मोहन रविवार के दिन व्रत भी रखता था और उस दिन वो कुछ भी नहीं खाता था। मोहन की अठखेलियां देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते और बाग महल की बाघों को देखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। मोहन अपनी पूरी जिंदगी जी चुका था। उसको लकवा लग गया, जिसके चलते वो बीमार रहने लगा और उसी बीमारी के चलते 1969 में उसकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। उसे अंतिम विदाई के समय बंदूकों की सलामी भी दी गई और बंदूक को उल्टा किया गया था। सैनिकों के द्वारा कंधा देकर समाधि स्थल तक लाया गया। वर्तमान में सफेद बाघों का आंकड़ा 200 से ज्यादा माना जा रहा है। दुनिया में जितने भी सफेद शेर हैं वो मोहन के ही वंशज हैं। हम आपको बता दें कि वर्तमान में मोहन की यादें एक टीन की चादर में सिमट कर रह गई हैं, जिसे उसके चबूतरे के स्थान पर रख दिया गया है। काफी प्रयासों के बाद मुकुंदपुर स्थित महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी में बाघ की वापसी हुई, जिसे बिंद का गौरव भी बढ़ा। साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन स्थानीय लोग चाहते हैं कि उसकी समाधि स्थल को भव्य बनाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी और पर्यटक उसके बारे में जान सके। ये विश्व का पहला व्हाइट टाइगर मोहन था, इसकी समाधि ये है। और समाधि अभी जर्जर हालत में है, पूरा किला ही जर्जर हालत में है। अच्छे से बनना है, अच्छे तरीके से बनेगा ये। इसकी समाधि वगैरह जो कुछ इसका रहन सहन था सब अच्छे तरीके से बनना है। और अभी तो काम चालू हुआ है, 4-6 महीने हुए हैं। ये भैया मोहन शेर है। इसको गोविंदगढ़ और रीवा सीधी के सेंटर में जो पहाड़ है वहाँ से इसको पकड़ा गया था। हम लोग ये चाह रहे हैं कि अभी तक इसका जो है अभी चबूतरा तक नहीं बनाया गया है, तो कम से कम होटल वाले जो भैया लोग बनवा रहे हैं तो कम से कम इसका भी भव्य स्मारक बनाया जाए। हालत तो भैया यहाँ चबूतरा वगैरह कुछ नहीं है, अभी बना भी कुछ जर्जर स्थिति में है। दुनिया का पहला सफ़ेद शेर मोहन, जिसका नाम रखा गया था, 27 मई 1951 को बरगढ़ी के जंगल जो सीधी ज़िला में है बस्तुआ के पास, वहाँ पर कब पकड़ा गया था। छोटा सा था। दरअसल हुआ ये था कि महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव के मामा महाराज अजीत सिंह जोधपुर से आए हुए थे और महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव के ममेरे भाई महाराज कुमार स्वरूप सिंह ये सब आए हुए थे। 1 हफ्ते का कैंप पड़ा था। पूरा शिकारगाह का दल वहाँ पर मौजूद था, जिसमें कुंवर अरिमर्दन सिंह जी और सुरेंद्र सिंह जी ये लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो 1 हफ्ते में करीब 7-8 टाइगर और टाइगर्स मारी गई। लेकिन जिस वक्त उनके मामा महाराज अजीत सिंह एक सफ़ेद शेर जो एक शावक था उसको मारना चाह रहे थे, तो महाराजा मार्तंड सिंह ने चिल्ला के कहा, मामा जी स्टॉप फायर, और बैरल डाउन कर दिया अपने मामा के राइफल का। बोले ये बड़ा दुर्लभ शेर है, इसको मारना नहीं है। लिहाजा 27 मई 1951 को सफ़ेद जो दुनिया का पहला सफ़ेद शेर मोहन, जिसका नाम रखा गया था, पकड़ा गया और बड़ी मशक्क़त से पकड़ा गया। उसे पिंजड़ा बनवाया गया। पूरा शिकारगाह दल उस जगह घेर लिया था, एक गुफा में घुसा हुआ था। तो दरअसल उस गुफा में देखने के लिए सुरेंद्र सिंह जी जो शिकारगाह के नायब अफसर थे, उनके कंधे पे कुंवर अरिमर्दन सिंह जी जो महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव के फिर एडीसी हुए, वो कंधे में बैठ के उसमें गुफा में झांके तो सफ़ेद शेर का जो बच्चा था वो वहाँ पर घुसा हुआ था। तो एक उसके लिए पिंजड़ा बनवाया गया और पिंजड़े में बनवा के उसमें मुर्गा रखा गया। मुर्गा को खाने के लालच में वो सफ़ेद शेर का बच्चा पिंजड़े में दाखिल हुआ और पकड़ा गया। आज स्थानीय पद्महर पार्क में पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री सुंदरलाल तिवारी की दूसरी पुण्यतिथि स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस जनों ने अन्नदाताओं की कठिनाइयों तथा किसान आंदोलन के चलते
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अन्नदाताओं की आवाज को और अधिक बुलंद किया। इस संबंध में कांग्रेस द्वारा एसडीएम श्रीमती फरहीन खान को ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, श्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, राजेंद्र शर्मा, राम गरीब आदिवासी पूर्व विधायक, प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती कविता पांडे एवं स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी के पुत्र, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी संसदीय क्षेत्र रीवा श्री सिद्धार्थ तिवारी राज सहित अभय मिश्रा भी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी सहित जानकारी के अंश। सरकार से, प्रशासन से कुछ मांगे मांगी गई हैं, जो राजनीतिक प्रस्ताव था यहाँ पर, तो क्या मुख्य रूप से किस पर केंद्रित? देखिए, सर्वप्रथम पहली मांग तो हमारी ये थी कि 3 काले कानून तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएं। उसके बाद हमने ये बोला कि जो बीमा की फसल हमारी सरकार, कमलनाथ जी की सरकार ने निर्धारित किया था, वो तुरंत मिले, वो लोगों को मिल नहीं रहा है। वृद्धा पेंशन में जो 100 रुपये हर साल बढ़ने थे, 1 साल हो चुका है, वो नहीं बढ़ा। हमारे यहाँ सिंचाई के कुछ मुद्दे हैं, नगर निगम के कुछ मुद्दे हैं। इस तरह के लेकर के हम लोगों ने 11 मांगों का एक मांग पत्र दिया है और ये चेताया भी है प्रशासन को कि ये जो हमारे ज़िले की मांगें हैं, अगर ये पूरी नहीं हुई तो 1 महीने के बाद हम 9 के 9 ब्लॉकों का घेराव करेंगे और सरकार की नाक में दम कर देंगे। ये अब इस मुद्दे पर चूंकि बीजेपी विधायक भी हैं, तमाम लोग अब जुड़ रहे हैं, तो क्यों अब ये चीज़ें? आप देखिए, पहली बात तो विंध्य प्रदेश का फिर उसके साथ सूट नहीं करता। विंध्य प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जो कि अस्तित्व में था, उसके बाद उसका विलय किया गया है और मांग उठ रही है। अगर मांग उठ रही है तो इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में टीस है। मैं विंध्य का निवासी हूँ, विंध्य की कहानियाँ सुनी हैं, मैं खुद देखता हूँ कि कैसे लोगों को रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है, हमें हमारा हक नहीं मिलता। तो ये मुद्दा तो सर्वोपरि हमारे लिए है। अब आपने एक बात की भारतीय जनता पार्टी के विधायक की, आप विधायक और भारतीय जनता पार्टी अलग हैं क्या? अगर अलग हैं तो विधायक जी अपनी पार्टी छोड़ें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विंध्य के मुद्दे को सपोर्ट नहीं करती है। उनके सांसद ने यहाँ एक प्रोग्राम में रिकॉर्ड में ये बोला है। आज आपने भी इस मंच से उस बात का एक तरह से समर्थन किया, मतलब आप भी पुनर्गठन की बात कर रहे थे कि विंध्य प्रदेश का प्रस्ताव श्रीनिवास तिवारी ने दिल्ली भेजा, तमाम तरह की चीजें। जी। तो आप मतलब मेन इशू क्या है विंध्य प्रदेश के पुनर्गठन को लेकर, क्यों अब ये चीजें निकल कर सामने आ रही? इसलिए कि छोटे प्रदेशों में हम लोगों ने देखा है, छत्तीसगढ़ भी जब बना, छत्तीसगढ़ पिछड़ा था, लेकिन जब बना है तो आज हम ये अनुभव कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हमसे आगे निकल गया है विकास में। तो छोटे प्रदेश ज़्यादा विकास करते हैं और उस पर निगरानी अच्छी रहती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, इसलिए विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं। और केंद्र सरकार को तो हम ही तत्काल भरनी चाहिए, चूँकि तो अटल जी ही कहा करते थे छोटे राज्य ज़्यादा, उनके समय ही बना था छत्तीसगढ़, उनके ही समय उत्तराखंड बना था, उनके समय ही वो बना था, झारखंड बना था। तो आज विंध्य प्रदेश बनाने में क्या दिक्कत? में जो मांगे थी उनको लेकर जी क्या कहें? अब एसडीएम साहब तो इससे ज़्यादा कह नहीं सकती, वो तो ले सकती हैं, पर जो हम लोगों के प्रस्ताव हैं, रीवा की समस्याओं से लेकर किसान की जो समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, जो योजनाएं कांग्रेस ने शुरू की थी, पेंशन वाली, बिजली के बिल वाली 100 रुपये देना और पेंशन बढ़ाना गरीबों की, और यहाँ की पेयजल समस्या, और जो बहुत सारे करप्शन के यहाँ पर हैं चीज़ें, उन सब के बारे में ज्ञापन दिया। और कोई चीज़ 2018 नुकसान हो रहा है पार्टी में? नहीं, ये शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, ये एहसास है पार्टी को, नेताओं को, हम लोग सभी इस बात को समझते हैं। और अभी सतना में सेवा दल का कार्यक्रम हुआ, प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ 7 दिन का। 17-18 को पंचायती राज जो प्रकोष्ठ है प्रदेश का और ज़िले का, वो कार्यक्रम कर रहा है, और वो आ रही हैं, मीनाक्षी नटराजन जी आ रही हैं। तो पंचायतों के संबंध में किस तरह से हमारे कार्यकर्ता अपनी आवाज़ उठाएं, किस तरह से जुड़ें वहाँ पर लोगों से, ये सारी कार्यक्रम हम लोग अब आगे शुरू कर रहे हैं। एक आखिरी सी को भी नुकसान हो रहा है? हाँ, कुछ हद तक तो मैं सहमत हूँ, और इस पर हमारे वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी, मुकुल वासनिक जी, ये लोग मंथन कर रहे हैं
और निकट भविष्य में ही आपने सागर से शुरुआत देखी है, सागर में परिवर्तन किया है, छतरपुर में किया है, छिंदवाड़ा में किया है। तो जहां आवश्यक होगा वहां परिवर्तन करेंगे और कोशिश हम लोग की यही है कि नीचे से ऊपर मजबूती हो कांग्रेस की, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। पार्टी का कोर वर्कर छूट गया, निकाय चुनाव में क्या सेकेंड लाइन वर्कर जो आपकी पार्टी का वर्कर है उसको प्राथमिकता दी जाएगी या फिर से बाहर से आए हुए नेताओं के भरोसे? नहीं, देखिए, बाहर से आए लोगों को टिकट देना अपवाद हो सकता है, अपवाद स्वरूप। जहाँ मान लीजिए हमारे पास कोई जीतने वाला दूसरा नहीं है तो हम दे सकते हैं, और जो रीति नीति और सिद्धांत में कांग्रेस के विश्वास व्यक्त करता है और वो जीत सकता है, क्यों नहीं, उसको दिया जा सकता है। लेकिन कोर जो हमारा वर्कर है उसको हम नज़रअंदाज नहीं होने देंगे, निश्चित मानिए। रीवा में अफवाह नहीं था। किडनी संबंधी सभी गंभीर रोगों का इलाज आसान होगा अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हम आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय किडनी दिवस है। इस अवसर पर आज रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपने उद्देश्यों को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है और वे सारी सुविधाएं जिसके चलते किडनी के गंभीर रोगी बाहर जाकर इलाज कराते थे, वो सारी सुविधाएं स्थानीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस संबंध में नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर रोहन द्विवेदी बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवाएं देने आ चुके हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर रोहन द्विवेदी की जन्मस्थली भी रीवा है और वो किडनी रोग विशेषज्ञ भी हैं। इस दौरान डॉक्टर द्विवेदी ने पत्रकारों को बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट किए जाने की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 1.5 से 2 सालों के भीतर किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिलने लगेगी। इस अवसर पर डॉक्टर रोहन द्विवेदी के अलावा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, SGMH के अधीक्षक डॉक्टर शशिधर गर्ग, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव एवं डॉक्टर SK त्रिपाठी उपस्थित रहे। आइए जानते हैं प्राप्त जानकारी के कुछ अंश। के लिए मैं डॉक्टर रोहन द्विवेदी हूँ। मैं रीवा का ही रहने वाला हूँ, ये मेरी जन्मस्थली रही है। मैंने अभी यहाँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी ज्वाइन किया हुआ है अपने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में। मेरी प्रारंभिक मेडिकल एजुकेशन जो है तो ये रीवा श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से ही स्टार्ट हुई है। मैंने वर्ष 2008 में यहाँ एंट्री ली थी और 2013 में मैंने अपने MBBS की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है तो मेडिसिन से रायपुर मेडिकल कॉलेज से हुआ है। उसके बाद मैंने आगे की जो अपनी नेफ्रोलॉजी में जो स्पेशलिटी है, जो DM का कोर्स है, वो मैंने निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद से कंप्लीट किया है। सो अभी जो हमारा नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें अभी हमारे पास OPD सेवाएं स्टार्ट हो चुकी हैं प्रारंभिक तौर पे, और हमारी डायलिसिस सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। हमारे OPD सेवाएं जो हैं वो हम सोमवार और शुक्रवार को चालू रखेंगे, और जो बुधवार का दिन है उस दिन हम लोगों ने जो बच्चे किडनी की बीमारियों से ग्रसित हैं उनके लिए स्पेशल क्लिनिक स्टार्ट की है बुधवार के दिन पे। और नेफ्रोलॉजी OPD सर्विसेज में हम किडनी के मरीजों को कैसे वैक्सीन लगनी है, कौन सी डाइट लेनी है, इन सब के बारे में भी काउंसिल कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी डायलिसिस यूनिट है वो 18 बेडेड है डायलिसिस यूनिट, जिसमें से 12 बेड जो है तो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए हैं और 6 बेड जो है तो इन्फेक्टेड पेशेंट्स के लिए हैं। अभी वर्तमान में 10 कार्यरत डायलिसिस मशीन्स हैं और 2 हाईली इक्विप्ड CRRT मशीन हैं जिनकी सेवाएं भी जल्द ही स्टार्ट होंगी। अभी तक हम अपने डायलिसिस यूनिट में नवंबर से स्टार्ट होने के बाद टोटल 280 डायलिसिस लगभग प्रोवाइड कर चुके हैं, और हमारा ग्राफ दिन दिनों बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है, हमारा टारगेट है कि हम 1 महीने में लगभग 700 डायलिसिस जो है तो प्रोवाइड कर पाएंगे अपने इस डायलिसिस। इसके बाद अगर फ्यूचर में सब कुछ अच्छा रहा तो 1.5 से 2 साल के अंदर हमारा प्लान है कि हम यहाँ पर गुर्दा प्रत्यारोपण इकाई का भी शुरुआत कर सकें। तो इसके लिए भी क्या प्रयास किए जा रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट? किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए अभी जो है तो हमारे यहाँ जो है तो डेली सोटो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गवर्नमेंट खुद उसमें प्रयासरत है। डीन सर और डॉक्टर विवेक शर्मा जो हैं तो जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो अभी वो नोडल ऑफिसर हैं, उसमें डेली मीटिंग हो रही है। उसमें प्रक्रिया कई चरणों में होती है। पहले लीगल प्रोसेस होती है, लीगल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर हम स्टाफ रिक्रूटमेंट, जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए सामान चाहिए वो सब रिक्रूटमेंट, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, वो धीरे धीरे मान के चलिए मिनिमम 2 साल मिनिमम।
लेकिन कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें किडनी के बारे में पता चलता भी, जैसे पेशाब में लाल रंग की पेशाब जाना, बार बार पेशाब लगना, या पेशाब में जलन होना, या एनीमिया की शिकायत आना जिससे बार बार ब्लड का चढ़ना, या काम करने में डेली थकान आना, या अगर पथरी की या और इन्फेक्शन की समस्याएं हैं तो ये कूल्हे के पास दर्द होना, या हाथ पैरों में सूजन आना, और कभी कभी युवा अवस्था में ब्लड प्रेशर की भी शिकायत होना। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनसे हम लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ किडनी की समस्या हो सकती है। तो जब भी ऐसे लक्षण हो तो मैं जो भी हमारा प्राइमरी केयर फिजिशियन है या हमारा प्राइमरी चिकित्सक है उससे जाके ज़रूर एक बार सलाह लेनी चाहिए, और किडनी का टेस्ट मिनिमम ज़रूर कराना चाहिए। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।